बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का शानदार इख्तिताम हो गया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी। तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का ताज अपने सर पर सजाया। मगर अफसोस की बात यह है कि ना तो पाकिस्तान में फाइनल हो सका और ना ही कौमी टीम कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकी। और इससे बढ़कर हैरत की बात यह है कि मेज़बान होने के बावजूद इस मेगा इवेंट के फाइनल तकरीब में पाकिस्तान का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। ना ही कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल, ना PCB का नुमाइंदा और ना ही चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इसमें शरीक हुए। फाइनल तकरीब में नज़रअंदाज किए जाने पर PCB ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और ICC से एहतजाज का उन्होंने फैसला भी किया है। सोशल मीडिया पर नाज़रीन ये मामला बहस का मरकज़ बन चुका है। क्रिकेट लेजेंड्स और मदाहों की तरफ से शदीद तनकीद हो रही है। PCB को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान सिर्फ कागजी मेज़बान था या वाकई पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई? इस तरह की भी सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और हम भी इसी पे बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, पाकिस्तान की अदम शिरकत का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में इससे पहले तो जो कुछ हुआ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखा जाए, लेकिन ये जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत, जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, ICC या PCB? यकीनन इसका जिम्मेदार PCB है। ICC को हम जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। दुआ रीज़न ये कि चेयरमैन साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे वो आखिरी मैच में? वहाँ होना चाहिए था जब वो तकरीब हो रही थी। अब वो ज़राए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, CEO मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था ICC को। मुझे ये पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। टीम की परफॉर्मेंस तो चले, वो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी, उसी दिन हमें समझ आ गई थी कि इस टीम से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन जाहिर है ये दौर ऐसे लोगों का है जो नहीं सुनते किसी की। अब देखें ना, वो हम निकले थे पिछली दफ़ा उससे बाहर, जब वो अमेरिका से हम आ रहे थे, तो उस वक्त सर्जरी का ऐलान किया था मोहसिन नकवी साहब ने जी। और अब वो मुस्तकिल गायब हैं, नहीं पता कहाँ हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। कज़ाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया कौमी तराना बच गया, कहा गया जी ICC की जिम्मेदारी है। भाई ICC की जिम्मेदारी है, हमारे घर में आके बजा रहे हैं ना वो तराना, हमने नहीं देखना था कि वहाँ क्या हो रहा है? हमारा कोई बंदा वहाँ नहीं था, मौजूद नहीं था, या सारे बंदे हमने वो स्टेडियम नए बनवाने के बाद वो घर भिजवा दिए थे कि यार तुम लोग सुकून से बैठो। हमने ठेके पे दे दिया था ICC को, जी आपका जो दिल करे करें, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। यही आपके साथ वहाँ फिर होता है जाके। ओवरऑल हमने जो अपनी हालत कर ली है दुआ, ये उसके कुछ झलकियाँ होती हैं ना, आपको नज़र आ रही होती हैं। मैं बड़ा हैरत हुई, मतलब ये बज़ाहिर चीज़ों का आपस में राब्ता नहीं होता, मेल नहीं होता, लेकिन वो इन द लॉन्गर रन चीज़ें कौमों की ज़िंदगी में जब वो कोई इस तरह के मसाइल आते हैं ना, तो फिर उसका हवाला दिया जाता है कि जिस दिन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी सरमायाकारी मिनिस्टर के साथ जॉइंट मीडिया टॉक की थी, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने वो इस्लामाबाद में किसी दोस्त से कहा भी, मैंने कहा यार ये जब चीज़ें फाइनल हो रही होती हैं, ज़ाहिर है उसमें इनपुट तो होती है बहुत सारे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना होता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब करेंगे? तो वो दोस्त मेरे कहने लगे, बात हुई थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं कौमी और मुल्की मफाद में ये करूँगा। सर, ये कौमी मफाद नहीं किया आपने, ये कौम के मफाद का आपने बेड़ा गर्क किया। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी मिनिस्टर बहुत बड़े होंगे लेकिन वो एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के साथ खड़े होके आपको नहीं करनी। तो उसी तरह अब आप क्रिकेट पे आ जाएं कि वो भी हमारी हालत वही हो गई है कि वो शायद अफरीदी किसी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बहुत सिंसियर आदमी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे चूंकि क्रिकेट का पता कुछ नहीं है, तो लेकिन मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बहरहाल मैं तो मतलब आखिर में इलियास साहब चूंकि यहाँ मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इलियास साहब सिर्फ 2 महीने के लिए मेंटोर ही बनवा दें
उनका टीम का, वो सुना 50 लाख रुपए महीना मिल जाता है, तो करोड़ बड़ा है, दुआ को कर्जा शर्जा उतार के 6 महीने साल अच्छा गुजर ही जाएगा। अब आपने भी सिफारिश करनी है। इलियास साहब, फिर सिफारिश आप तक पहुंच गई है, लाइव सिफारिश आपसे कर दी गई है। अब आप बता दीजिएगा, आप जब भी आपका मौका मिले कि हो सकती है बात इलियास साहब की या नहीं। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, ये क्रिकेट के बड़े स्टेज से पाकिस्तान को गायब किया गया, आप कई सवालात जो उठा रहे हैं कि मेज़बान पाकिस्तान नज़रअंदाज हुआ, तो क्या ये जानबूझकर किया गया? फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? वो बात मेल खाए ना खाए, मुझे 3 महीने के लिए चाहिए एक अच्छी गाड़ी के लिए, ताकि जरा ठीक हो जाए काम। सही है। वो कहते हैं हाथी के पाँव में ऐसे तो मुझे भी फिर चाहिए क्या? कर दिए तो फिर हम कैसे फरमाइश करें ना, तुसी तो मांगी बात क्या बात यार, बड़ी ज्यादती है। नहीं सीधी जी गल हाँ जी, हाँ असी तो भाई फिर तुहाडे पीछे टुर रहे हैं, जे तुसी क्रिकेट च आए हो तो फिर मांगी बंदा ठीक पा लवे। और जो बात है वो ये है कि जाहिर है जब आवे कावा बिगड़ा हुआ हो, टीम ने जिस तरह मैच खेले और पाकिस्तानियों के जो जज्बात कुचले, उसने ये सब कुछ हमें दिखाया कि हमारी कोई औकात नहीं है। सच्ची बात है कि हम ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों में ही हो रहा होगा। अब इस तरह की गुफ्तगू क्रिकेट के ऊपर काफ़ी अरसा होनी नहीं चाहिए कि इनको इग्नोर मारे। जिस तरह जो असूल बनता है कि भाई इनकी औकात क्या है, इन्होंने हमें हमारे जज्बात के साथ किया क्या है। खेल तो नहीं खेला, खिलवाड़ी किया ना। आप हारते पहले हिस्से में ही निकल जाते, हारते खेल के। आप जिस तरह खेल रहे थे, पता चल रहा था कि वो इनके पास तो माल ही बहुत है, वो इश्तिहार तो दूसरा चल रहा है ना, उसको मैं कह रहा हूँ माल ही बहुत है। भाई अब आपको इश्तिहार भी नहीं मिलेंगे। जिस तरह आप आ रहे थे और जो आप काम कर रहे थे, तो आपको तो लित्र पड़ने चाहिए। सच्ची बात यह है कि ये इनके साथ फिजिकल वो होना चाहिए जो इमोशनली पूरी कौम के साथ हुआ है कि जनाब क्रिकेट के लोग कितने दीवाने थे। वो देखना क्या, गुफ्तगू करनी छोड़ दी है लोगों ने। यहाँ पे हम ही कर रहे हैं गुफ्तगू, आप मान लें इस बात को कि लोगों ने बहुत डिसहार्ट हुए हैं। हाँ, असूली तौर पे अगर कहीं कोई चेकिंग हो तो वो फिर खुद मोहसिन नकवी को मीडिया के सामने आके बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी तबीयत ख़राब थी। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी, आप इतना बड़ा वफद लेके पहले मैच में पाकिस्तान वाले में वहाँ क्यों घुसे हुए थे? आप तबीयत ख़राब के बावजूद वहाँ सामने नजर आते। ये मुझे नहीं पता, ये अयाज साहब ने बताया है कि उनकी तरफ से बात आई है कि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये जितनी तबीयत ख़राब थी, इन सारे सवालों के जवाब दें। अगर वो डेकोरम है कि हर मुल्क का तराना बजना है तो उसके ऊपर भी बताएं, और नहीं है तो आपने तादीबी कार्रवाई के लिए ICC को कहाँ लिखा खत? आपकी शिरकत अगर उस पोडियम पे नहीं थी तो आपने अब तक क्या किया कि मेज़बान आप थे और आप गायब थे, क्यों गायब थे? इसका जवाब सबको चाहिए। इस हद तक कि ये पाकिस्तान की तज़हीक की गुफ्तगू हो रही है, वरना क्रिकेट टीम पे मैं कोई बात नहीं कर रहा। उनको बस जितनी मर्जी बैशिंग करें, इनको जब एक टूर्नामेंट जीत आए इनकी औकात बढ़ जाती है, ये लोगों के साथ बदतमीजियों पे उतर आते हैं। ये सारे खिलाड़ी हमारे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। हमें अपनी कौमी टीम हॉकी उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी फैसल साहब। जी फैसल, लिहाजा ये छोड़ जाए, खुदा ये नहीं चाहता। फैसल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नवीद साहब, शायद ऑडियो इशू है। नवीद साहब, कौन जिम्मेदार है, ICC या PCB? जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, एक तो जो क्रिकेट टीम की बात की गई, उनकी परफॉर्मेंस तो यानी सबके सामने है जो परफॉर्मेंस रही। यहाँ पे बात हो रही है जो कुछ जो है वो कल जो है सेरेमनी में हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी कुछ हुआ। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल देखा जाए तो PCB को तो हमने कहा, PCB ने जिस तरह से इंडिया के साथ डील किया ICC के लेवल पे, तो उसमें तो PCB जो है वो अप्रिसिएशन का मुस्तहिक है किस तरह से। बिकॉज इंडिया ने हमेशा, हमने ये पहले भी ये कहा था कि इंडिया नहीं आता था, हम अपनी टीम भेज देते थे इंडिया वहाँ पे जो है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो वो एटलीस्ट इस दफ़ा ये हुआ कि PCB पुट हिज फुट डाउन कि जी अब ऐसा नहीं होगा, और अगले जो टूर्नामेंट हैं उनमें भी यही हाइब्रिड सिस्टम, यानी जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है 2020 का, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा। तो एटलीस्ट ये डीलिंग जो थी ये तो PCB ने बड़े अच्छे तरीके से की, और उसमें उसकी जो है वो एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना, ICC के ऊपर अजारादारी है इंडिया की।
हमने पहले भी बात की थी, जय शाह बैठे हुए हैं इस वक्त आईसीसी में, और जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह जो है वो मोदी का दस्ते रास्त है वो। और हमने ये देखा कि मोदी की बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेशली उन्होंने एक बहुत सख्त पॉलिसी जो है उसको अपनाया है। सो मच सो कि वो खेलों को भी पॉलिटिसाइज कर दिया। तो अभी भी आप देखें, ये जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इसमें तो आप देखें तो इंडिया ने इन अ वे इंजीनियर किया है अपनी इस विन को, कि आप देखें कि एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, एक ही स्टेडियम है, एक ही जगह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी जो टीमें हैं वो कभी पाकिस्तान आ रही हैं, कभी दुबई जा रही हैं। जो पिच की बात की गई, इवन पिच का फर्क है, पाकिस्तान की पिच और जो दुबई में पिच बनाई गई थी, तो ये तो एक इंजीनियर किया गया, आईसीसी ने फेवर किया, और ये पहली दफा नहीं है आईसीसी ने फेवर किया। आप जो 2024 की आईसीसी की 2020 का वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, वहां पे तो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जो थे नसर हुसैन, उन्होंने ये बात की थी कि ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है वो फेवर कर रहा है इंडिया को। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, एक बहुत अच्छी साइड है, नो डाउट वो एक चैंपियन बनने के काबिल टीम है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीजें इंजीनियर की, उससे सवालात उठेंगे उनके लोकल सतह पे भी और हमारे यहाँ भी। अच्छा, और ये आईसीसी की पहली बात नहीं है। आप ये देखें, यहाँ पे जो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, आईसीसी ने वहां पे जो है इंडिया का तराना बजा दिया। फिर जो है बांग्लादेश का और इंडिया का मैच था, वहां पे उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो जो है लाइव उसको चेंज कर दिया। और ये बात सामने आई है जो कहा जा रहा है कि जी पीसीबी ने अब तक क्या किया। तो ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने और पीसीबी की जानिब से ये उठाया गया है ये मामला आईसीसी के साथ, और उनकी ये उन्होंने तोजी तो ये दी है कि जी हमने चेयरमैन के लिए जो है अरेंजमेंट कर रखी थी और चेयरमैन नहीं आए, तो उसकी बजाय हमने जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनको नहीं लेके आए। लेकिन पीसीबी की तरफ से ये अगेन सोर्सेज को कोट किया जा रहा है जी कि पीसीबी की तरफ से ये वाला एक्सक्यूज जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो आईसीसी नो डाउट सारा, आपने ये देखा कि क्लोजिंग सेरेमनी में सारा ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया है, और पाकिस्तान को उसको बिल्कुल ही जो है, हालांकि होस्ट था और होस्ट वहां पे नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही होस्ट है। हाँ, बिल्कुल सही जी। इलियास साहब, आपके ख्याल में ये वाकई जिस तरह से नवीद साहब भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगह और खुद इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि इंडिया को फेवर दी गई है, खासतौर पर जो दुबई की पिच है। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की नजरअंदाजी, जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, आईसीसी को या पीसीबी को? देखिए, आईसीसी को चाहिए था कि 2 महीने तो 3 महीने याद रखना। आईसीसी को चाहिए था कि हर सूरत में पाकिस्तान को 7 स्टेज पर ये टिकट वाली तरह ना हो जाए ना, जैसे टिकट्स हमें मिलनी थी आमिर साहब, वैसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन को इग्नोर, जिस तरह पाकिस्तान इग्नोर हुआ उस तरह हम हुए। जिस तरह पीसीबी के चेयरमैन को साथ लेके आते, बल्कि देखें मेजबान हम थे तो हमें चाहिए था कि हमारी पार्टिसिपेशन ज्यादा होती, बजाय कि आईसीसी की उन्होंने वो सारा उस तरह किया, और कोई इस तरह बिल्कुल इस तरह दिखाया कि बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया पाकिस्तान को। और ये बड़ी एक सीरियस इशू है, इस पर इसको टेकअप करना चाहिए ताकि आइंदा भी, जैसे यास साहब ने भी बताया तराना बजाने के, इन इश्यूज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए, इन इस इशू को लेके उठाना चाहिए, ताकि एक बल्कि पूरे मुल्क का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, तो इसके लिए तो इनको नहीं करना चाहिए। अगर वो उनके चेयरमैन उधर आईसीसी के जो हैं सरबराह वो इंडियन हैं, तो वो ये ना करें कि जनाब वो एक तरफदारी करें, दूसरे ममालिक के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो इसके साथ मिलकर सारे ममालिक को साथ लगाना चाहिए, जो मेंबर्स ममालिक, ताकि आईसीसी के जो चेयरमैन है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। इधर देख लें, इतनी पार्टिसिपेशन ये थी कि वो लाहौर में भी वो आने से भी ग्रेज कर रहे थे कि इस तरह करने के लिए, वो उन्होंने फिर जाके उधर जाके दुबई में जाके एक प्लान के तहत
उसको हाईजैक करके बिल्कुल अपना किया सारा। जिसमें हमारी भी कमजोरी है कि हमारे जो चेयरमैन को चाहिए था कि इसके बारे में अलर्ट रहते और वो बिल्कुल इसमें बराबर जाके पार्टिसिपेट वगैरह करते। अगर वो उन्होंने बुलाया या अगर इनको इनकी नहीं जाना चाहते थे तो अपना कोई नॉमिनेट करके उधर बंदा भेजे। वहाँ मौजूद था लेकिन इनको खुद जाना चाहिए तो बिल्कुल जाके बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन बड़ी मस्त थी। इतना मेगा इवेंट एक आपने किया, उस मेगा इवेंट में आपकी प्रेजेंस उधर मौजूद होना बड़ा जरूरी थी ताकि वो आगे भी जो है इश्यूज वगैरह हैं उसको सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम हार गई तो आप डिमोरलाइज हो गए, नहीं। पाकिस्तान एक बड़ी माजी पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान ने बड़े किए टूर्नामेंट्स वगैरह जो वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीता है और इसकी ट्रॉफी को भी जीती हुई, तो इसलिए हमें उधर पहुंचना, उधर खड़ा होना हमारा लाजमी था। और इसको अगर नहीं किया, अगर उन्होंने नजरअंदाज किया तो उसको टेकअप करना चाहिए। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि हमें मालूम कब चला, हमसे मतलब पीसीबी को या हुकूमत पाकिस्तान को कब मालूम चला कि वो उनको नज़रअंदाज कर दिया गया? जब सोशल मीडिया पे शोर मचा। उससे पहले क्यों खामोश थे? ये तो इनको पहले से मालूम होगा ना कि हमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। उसकी इब्तिदाई तकरीब में जो है हम जो है मौजूद नहीं है, तो इनको तो उससे पहले वहाँ पे ना शोर मचाना चाहिए था। उससे पहले जो है वो आलमी मीडिया को जो है ना पूरा झंझोड़ के रख देना चाहिए था। ये कहाँ है पीसीबी थी? ये कहाँ है मोहसिन नकवी जो इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर के हवाले से इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? जहाँ पाकिस्तान की इज्जत का मामला आया उस वक्त ये कहाँ थे? ये जो सियासतदानों को और अपोजिशन को निमटने की इनके पास इतने बड़े बड़े प्लान होते हैं, ये पाकिस्तान के वकार का प्लान इनके पास कोई नहीं था। इनको तो वहां शोर मचाना चाहिए था। इंडिया पे मलबा क्यों गिरा रहे हैं आप लोग? भाई इंडिया का क्या कसूर? इंडिया ने तो अपनी रेट को ना इम्पोज कर दिया, उसने तो ना वो ताकत अपनी साबित कर दी, इंतजामी हवाले से भी और खेल के हवाले से भी। वो क्रिकेट को फाइनल पाकिस्तान से उठा के दुबई ले जाने में कामयाब हो गया और उसने साबित भी कर दिया उसकी टीम ने कि भाई हम इस काबिल हैं कि हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं, हम क्रिकेट के बादशाह हैं। ये उसने ये भी साबित कर दिया इंडिया की टीम ने। आप खेल के मैदान में भी जो है वो नाकाम हुए, आप इंतजामी मैदान में भी नाकाम हुए। ये तो कल से जब सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हुआ तो फिर ये आप और हम बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, पीसीबी कहाँ थी? सही। ये पीसीबी को क्या सोशल मीडिया से मालूम चला है कि उनको नजरअंदाज कर दिया गया? जी, ये तो इस पे तो नोटिस पीसीबी को नहीं लेना चाहिए, इस पे तो हुकूमत को पीसीबी का नोटिस लेना चाहिए। भाई आप क्यों खामोश थे? भाई क्यों मरवाना? आप खामोश थे, आपको ज्यादा वो टेंशन हुई भी थी परवेज खटक के वजीर क्या वज़ीर दाखिला बनने की, वजीर ममलिकत बनने की। ये आप क्यों इस बात पे खामोश थे? आपने इतने बड़े मामले पे अपनी आंखें क्यों बंद की हुई थी? क्यों जबान को आपने जो सिया बता? ये किसी फर्द वाहिद का मामला नहीं था, ये किसी इदारे का मामला नहीं था, ये तो पूरे पाकिस्तान का मामला था। यानी कि आप इंतहा हो गई पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में। ऐसी कोई मिसाल तलाश कर सकते हैं कि फाइनल में मेजबान गायब हो गया? सही नहीं, हम पूरी जब तारीख लिखी जाएगी तो बोलेंगे भाई 2025 के टूर्नामेंट का जो मेजबान था वो पाकिस्तान था, लेकिन अच्छा फाइनल में कहा था नहीं, उसने उसको बुलाया नहीं उसको, लेकिन वो था नहीं ना फैसला। ये कमाल है वैसे अपनी वक्त। नहीं, वो नए स्टेडियम की मरहत प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्टेडियम और नया बनाना उन्होंने। नहीं, मजा ये कि आप ये देखें ना कि मेजबान पाकिस्तान है और पाकिस्तान ये शिकवा कर रहा है कि हमें नहीं बुलाया। मतलब ये मेहमान तो कोई शिकवा करता है समझ में आती है, ये तो एक अजीबोगरीब मामला हो गया। मेजबान का शिकवा ये है कि हम नहीं है उसमें। लेकिन बस ये साबित हुआ फैसला कोई भी बन सकता है। यार आपने क्या क्या देखना है हमारे नसीब में, ये चल चल के क्या क्या देखेंगे, ये भी हमारे नसीब में था। दौड़ छप के ठीक हो जाएगा। चलेंगे क्विकली ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। आज का दूसरा बड़ा सवाल, नए पार्लिमानी साल पर सदर मुमलिकत का धुआंधार खिताब। हम सवाल ये रख रहे हैं जो सदर साहब ने मशवरे और तजावीज़ दी हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन होगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment, and the stock market also surged to a historic high. वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नमेंट का एक साल मुकम्मल हो गया है और दूसरा साल शुरू हो चुका है। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ
जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अहम खिताब किया। इस मौके पर सदर ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया और मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए गवर्नमेंट को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। सदर जरदारी साहब ने अपने खिताब में जोर दिया कि हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को बढ़ाना है और अपने जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के हुक्मरानी पर आवाम का एतमाद बहाल करने और पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजद करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। सदर साहब ने जोर दिया कि अवामी खिदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देनी होगी, टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी और पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दरकार होगी। नाज़रीन, सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज देखा गया, जिसके बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। इसी से का ये दूसरा बड़ा सवाल होगा। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करिए, चूँकि नए दूसरे साल का आगाज़, नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर का जो रिवायती और अलामाती खिताब हम देखते हैं, और आज जो जरदारी साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया, दहशत गर्दी समेत बहुत से अहम मौज़ूआत पर उन्होंने बात की, कुछ उन्होंने तजावीज़ भी दी, मशवरे भी दिए। आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि उनकी तजावीज़ और मशवरों पर अमल हो सके? और ख़ास तौर पर जो बुनियादी हमारा सवाल है कि आप सदर जरदारी साहब के खिताब को किस तरह से देखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट खिताब है? अच्छा देखें तो आप, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। जो भी बातें उन्होंने की हैं वो सारी किताबी बातें की हैं या वो बातें की हैं जो मुसलसल ये गवर्नमेंट जो है वो दोहराती चली आ रही है। एक बात जो अलबत्ता डिफरेंट थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी एक तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर, और मुस्लिम लीग नवाज़ गवर्नमेंट जो पंजाब में है या सेंटर में है उसके ऊपर तनकीद से नहीं थकती, लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब ऑल्दो कि वो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी का चेहरा भी हैं, पीपल्स पार्टी का फेस भी हैं, तो उनके मुंह से गवर्नमेंट के लिए ठीक ठाक तारीफें, खसूसन उनकी जो माशी पॉलिसी है उसके हवाले से ठीक ठाक उन्होंने तारीफें कर दी। बाकी ये कहना कि जी अगले बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए, जमहूरियत आइन और फिर पार्लिमान, देखिए ये बात ये है कि जहां तक जमहूरियत आइन, जमहूरी अख्तियार और उनकी बात की जाए तो इस गवर्नमेंट का एक साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस पार्लिमान का। आप देखें ग्लोबल जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसके ऊपर 6 दर्जे आप मजीद नीचे गिर गए हैं। आप जो है अथॉरिटेरियन रिजीम बन गए हैं। आपके सामने जो है फ्रीडम हाउस की अमेरिका से रिपोर्ट आई, उसमें आपको जो कहा गया कि जी आप फ्री नहीं हैं एज फार एज जो आपकी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रूल ऑफ लॉ का कंसर्न है। दूसरी फिर उसके साथ साथ जो हम सिक्योरिटी की बात करें तो जो GTD है, ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस, वो जो इंडेक्स लॉन्च करता है, उसका जो 2024 के लिए इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया, यानी 10वें नंबर से तरक्की करके वो जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया है। आपकी सिक्योरिटी के हालात इतने बुरे हो गए हैं। आपका जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके ऊपर आप 2 दर्जे जो है वो मजीद नीचे गिर गए हैं। और आज मैं देख रहा था कि वो सिविक मॉनिटर का जो उनकी रिपोर्ट आई है, उसने पाकिस्तान को रिप्रेस डेमोक्रेसी कहा गया है कि यहाँ पे जो है वो आपकी जो बेसिक आपके सिविक राइट्स हैं, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो जो है वो अवाम को मुयसर नहीं है। तो ओवरऑल अगर इस फ्रंट पे देखा जाए तो इस गवर्नमेंट का ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसकी तो ये कारकर्दगी रही है। और जो पार्लियामान थी उसका पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि पार्लियामान की क्या कारकर्दगी थी, वहां पे मिनिस्टर कितनी दफा आए, उन्होंने क्या किया। ऐसा लग रहा था कि एक ही लॉ मिनिस्टर है और वही सब कुछ देख रहा है कि अब सबसे ज्यादा उसी ने सेशन जो है वो अटेंड किए हैं। और उसके साथ साथ जो कानून साजी की गई, वो कानून साजी जो किसी भी पार्लियामान ने अपने पहले साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो कानून साजी की, लेकिन उस कानून साजी में अवाम का, मफाद आमा का कोई एक कानून शामिल नहीं था। ठीक जी, आमिर साहब देखें, सदर मुमलिकत का खिताब जो होता है रिवायती तौर पे वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं उसमें जो खुद गवर्नमेंट की तरफ से फराहम किया जाता है, और यही हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। और आज अपोजिशन ने जो एहतजाज किया वो भी हमेशा से चलता आ रहा है कि अपोजिशन यही कुछ करती है, शोर मचाती है, और ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि उनके लीडर के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में जो कुछ होगा, और सदर का खिताब हो या बजट हो, उसके ऊपर मेंबर्स को आज़ादी होती है कि जो चाहें गुफ्तगू करें।
तो सदर मुमलिकत ने 2 बुनियादी बड़ी गहरी बातें की हैं। वो ये है, पहली बात कि उन्होंने नहरों के निकालने पे, जैसे सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है, तो उन्होंने विफाक की तरफ के हवाले से इशारा दिया और बताया कि आप ये काम मत करें, लोगों में एहतजाज हो रहा है और विफाकी हुकूमत को बाज रहने की तजवीज़ दी है। अच्छा, अब नहरों का क्या मसला है? जो निकाल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि जी चुलिस्तान में आप कर रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि जी जेहलम और सतलुज से, हेड सुलेमानकी से हम पानी सारा वहाँ लेके जाएंगे, सिंध का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर ब्रीफिंग वजाहत आनी चाहिए नेशनल मीडिया पे कि सिंध के लोगों में अगर कोई इश्तियाल है, कोई उभार रहा है, और ख़ुद सदर मुमलिकत ने जब आज बात कर दी है, तो ये छोटी बात नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान का एक रेगिस्तानी एरिया आबाद होता है ज़राअत के हवाले से, तो उस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आबादी के लिहाज से, पानी के लिहाज से एक ज़ाहिर अथॉरिटियाँ बनी हुई हैं, मुश्तरका मुफादात की कौंसल है, तो सबको एतमाद में लें, मीटिंग्स करें और फैसले तब होने चाहिए। इस तरह लोगों में एहतजाज की तरफ जाने की कोई बात आनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो फिर ओपन बहस होनी चाहिए, और पार्लियामेंट उसके लिए सबसे बड़ी जगह है, और सदर मुमलिकत ने उस बहस की ओपन करने की निशानदेही कर दी। दूसरे, उन्होंने कहा कि जनाब आप लोगों को निकाल रहे हैं, इससे आप बाज रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को जाहिर है वो कह रहे हैं कि आप डाउन साइजिंग कर रहे हैं, राइट साइजिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनकम टैक्स कम करें और तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाएं। अब यहाँ पे वो कह देते हैं अगर एक लफ्ज़ साथ कि आपने पार्लियामेंटेरियंस की तो इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो बेहतर ये है कि इन आम सरकारी मुलाजमीन की भी बढ़ाएं, और हमारे और आप जैसों के लिए बेहतर है कि इनकम टैक्स कम करें, क्योंकि बहुत लूट लिया, घर से बैठ के लूट लेते हैं और अयाशियों पे पैसे हुक्मरान उड़ा देते हैं। बहरहाल सदर मुमलिकत का खिताब एक रिवायत है जो शायद पत्नी 1 साल में, 6 महीने में, अब अगले साल तक इस पे खिताब पे हल्की हल्की बहस चलती रहेगी। जो कानून साजी है, ये कोई PTI से 4, 5, 7 कवानीन फालतू होंगे। पहले साल के PTI का भी यही था, हमने मुवाजना किया था, और यूं ही दबड़ गुसन्नी जिसे कहते हैं ना, फटाफट एक रात में दर्जनों कानून साजियां जो हुई हैं मुश्तरका इजलास में, वो बिल्कुल कोई इनके पैरामीटर्स में फ़र्क नहीं है। चेक करा लें, हमारी जमहूरियत भी ऐसी है, हमारे लोग भी ऐसे हैं। यासा अदवा रिवायतें, जमहूरी रिवायतें बुनियादी तौर पे बड़ी अच्छी होती हैं, इन पे अमल करना चाहिए, क्योंकि रिवायात से ही बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ रिवायात को अहमियत देना ख़त्म कर दिया गया है। ये दूसरा साल है मैं देख रहा हूँ कि सर्विसेज चीफ्स नहीं हैं, वो आया करते थे, हमारी मसल्ला अफवाज के सरबराहान भी वहाँ मौजूद हुआ करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ज़ाहिर है वो क्योंकि इस सिस्टम का तो हिस्सा है वो, और वो एक दिन पार्लियामेंट में आना और सदर साहब की तकरीर सुनना, क्योंकि वफाक की अलामत और मुमलिकत का जो सरबराह होता है वो उसके लिए आना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन 2 साल से मैं देख रहा हूँ वो नहीं आ रहे। ऑपोजिशन बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, आमिर एहतजाज किया करती है, लेकिन वो कुछ एहतजाज इनके थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं। आज वो कोई मरीम के पापा के वाले से भी वहाँ नारे लगा रहे थे ये, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद थी वहाँ, तो उसके सामने भी जाके कर रहे थे। गालिबन इसीलिए अब चीज़ें, वो रिवायतें उस तरह से चल नहीं पा रही। ये नहरों के हवाले से चूँकि सिंध का एक ऐसा मसला है, वहाँ पे ये इशू है, तो पीपल्स पार्टी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती जो वहाँ पब्लिक सेंटिमेंट है। इसलिए गालिबन जरदारी साहब को सदर होते हुए आज अपने खिताब में ये मुखातिब करना पड़ा है गवर्नमेंट को कि ये काम ना करें, और ये बिल्कुल ठीक बात है। बहुत से काम आप ज़बरदस्ती कर लेते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ काम ज़बरदस्ती नहीं किए जा सकते, हाँ शायद कर भी लिए जाएं, लेकिन उनके नताइज फिर बड़े ख़राब आते हैं, बहुत बुरे आते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो उस पर डिबेट हो जाए और लोगों को कायल कर लिया जाए कि नहीं, जो आप समझ रहे हैं ये इस तरह से नहीं है, ये हमारे आपके सामने हम अपना पूरा फार्मूला रख रहे हैं, ये मंसूबा है, इस तरह हमने इसको पानी पहुंचाना है और इस यहाँ से नहरें निकलनी है, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाएगी तो मरखल वो ठीक नहीं है। बहरहाल अल्लाह करे कि हम वो जो रिवायात हैं, होती तो ये अलामती हैं जी जी, लेकिन उनकी पासदारी, उनकी पैरवी करने के काबिल हो सके, वरना बर्किना फासो दी ऐसी थी तैसी नंबर 1 रह गया, असी जल्द नंबर 1 भी हो जाएंगे। सही, चलें क्विकली नाज़रीन ब्रेक आएंगे, इसी सवाल पर फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेते हैं हमारे साथ।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सदर ज़रदारी साहब के मुश्तरका इजलास से अहम खिताब से मुतल्लिक। फैसल साहब, आपके ख्याल में कितना अहम खिताब और जो तजवीज़ और मशवरे उन्होंने दिए, ख़ासतौर पर उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती इक़दामात को उन्होंने काबिल तहसीन कहा, तो आप किस तरह से देखते हैं इनके खिताब को? वो जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो लीडरशिप है वो मादी से बाहर नहीं आ सकी और 80 की दहाई में जो है वो मुंजमद हो गई है। हमारे इदारे भी जो है उनकी रवायतें भी जो है ना वो 80 की दहाई में मुंजमद हो गई हैं। 88 में देख लें, शायद गुलाम इसाक खान सदर थे उस टाइम। उस ज़माने की तकरीरें और आज की तकरीरें, उस वक्त अपोजिशन का एहतजाज और आज का एहतजाज, इसमें हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो ये होता रहा। एक रिवायत है, रिवायत के सदर जो है वो एक पूरे कौमी एकजहती की अलामत होता है, लेकिन अपोजिशन उस अलामत को या उस रिवायत को तोड़ने की अपने तय पूरी कोशिश करती है। हर दौर में हर जमात ने ये काम किया, आज भी वही काम हो गया। अब ये नहरों वाला मामला जो है ना, ये जो आमिर साहब ने बात की, एयाज साहब ने भी बात की, ये पता नहीं हसास है या नहीं है, बल्कि इसको हसास तो जो है ना बना दिया गया है। जैसे काला बाग डैम को जो है वो बना दिया गया और आज तक जो है वो काला बाग डैम नहीं बन सका, और यही नहीं तय हो सका कि वो काला बाग डैम जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं है। तो जो ये बात है ना कि इनको एतमाद में ले लिया जाए, तो हम तो रिएक्शन का इंतज़ार करते हैं ना कि रिएक्शन कितना होगा। अगर एतमाद में पहले ही सब चीज़ों में ले लिया जाए तो ये चीज़ें जो है शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। लेकिन जो इस वक्त सूरत इंटीरियर सिंध के अंदर है, शहरी इलाकों में वो बहरहाल वो सूरत नहीं है, लेकिन इंटीरियर सिंध में जो है उसके ख़िलाफ़ बहुत शदीद नौयत की जो है वो एक जो है एक गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। अच्छा, जो सामने वाला मौक़िफ़ है वो यही है कि अपना जो ग्रीन ज़राअत का प्रोजेक्ट है, ग्रीन एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो है वो नहरें निकाली जा रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सिंध पर नहीं आएगा। यही मौक़िफ़ जो है वो काला बाग डैम के हवाले से था, लेकिन काला बाग डैम नहीं बन सका, जबकि एक इस मुल्क के एक बहुत बड़े हल्के का ख्याल था कि वो पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। और एक हल्के का ये भी ख्याल है अगर वो बन जाता तो आज जो बिजली की सूरत हाल है वो शायद ये ना होती, लेकिन नहीं बन पाया ना आपका। तो ये मनसूबा भी बहरहाल जो है वो मुतनाज़ा हो गया है। तो बेहतर है चीज़ों को जो है वो एतमाद में ले लें। लेकिन ये जो कहना है ना कि सदर ने पॉइंट आउट कर दिया, निशानदेही कर दी कि इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच सकता है, फला पहुंच सकता है, तो इस मुल्क में ना ऐसे बहुत सारे काम हो चुके हैं सही जो जिनकी निशानदेही हो जानी चाहिए थी, जिनसे पाकिस्तान को वाकई नुकसान पहुंचा है। और जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल 8 फरवरी है, उस पर तो इन्हीं सदर साहब ने कोई निशानदेही नहीं की। उस पर भी अगर निशानदेही कर देते तो पता चल जाता कि वाकई इनकी नीयत जो है वो कोई मखसूस इलाका नहीं है, पाकिस्तान ही है, लेकिन नहीं की। उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी इन्होंने निशानदेही नहीं की। मखसूस इलाके की मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं ना। ये सदर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, इंटीरियर सिंध के सदर तो नहीं है। सही। तो पूरे पाकिस्तान में जो ऐसे मसाइल हैं जिससे पाकिस्तान की वहदत पे सवालात उठ रहे हैं, तो फिर इन सदर पाकिस्तान पे लाजिम है कि सबकी निशानदेही करें, किसी मखसूस इलाके की निशानदेही ना करें। आप मखसूस इलाके की निशानदेही करके आप अपने ओहदे को जो है वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये आपके शान निशान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल कोई ओहदों की तो कोई वैसी भी कोई तौकीर और हुर्मत नहीं रही है, तो ठीक है, खैर है। ठीक जी, इलियास साहब। देखिए, सदर साहब ने बिल्कुल एक अच्छा किया, तकरीर की, बिल्कुल जॉइंट सेशन से बिल्कुल ख़िताब करते हुए इकॉनमी की जो ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्रेडिट लेना, वो वज़ीर आज़म भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को भी क्रेडिट लेना चाहिए बिल्कुल जी, के अंडर उनकी सुपरविजन ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें वो देखते हैं कि उनकी पार्टी का भी बिल्कुल हो, तो अपोजिशन की जानब से वो एहतजाज जो किया गया सारा इन लोगों ने देखा, आज उनको पता चला, और इसलिए वो खुल के उस तरह नहीं गवर्नमेंट की जानब से बेंचों पर से देख के कि परेशान हुए कि जिस तरह अपोजिशन ने भरपूर तरीके से एहतजाज करके उनको बताया कि जी वो जो सारा ये है फेक है, जो भी है, जिस तरह वो इस तरह साबित करने की कोशिश की है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल वो जो है खिताब करके एक अपना बताया कि गवर्नमेंट की खूबियाँ भी बताई और गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज़ भी किया, ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से। तो ये जो सूरत हाल है, इस तरह जो बाकी जो ये नहरी निज़ाम का जो है इसको क्लियरफाई करना चाहिए कि जी पानी उधर से नहीं आ रहा है, ना किसी को नुकसान होगा, ये मुल्क के फ़ायदे के लिए हो रहा है कि आबादकारी के लिए और ज़रखेज़ बनाने के लिए जो है चोलिस्तान की ज़मीनें, जहाँ जो है ये हमेशा इसी तरह जो नेगेटिव बातचीत करते हैं कि पहले बताते नहीं हैं फिर अचानक लेके आते हैं, उनका देखते हैं। तो इसको एक दफ़ा इनको चाहिए कि सामने इसको पहले ब्रीफ करते कि प्लानिंग के सूबों को आपस में बैठा के
मुश्तरका मुफादात की कौंसिल जो है ना वो इसी मकसद के लिए होती है कि इसमें बैठ के सारा आपस में बैठ के डिसाइड करें कि कितना पानी आएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। पानी दरिया में भी, दरियाओं से सीधा समुद्र में जाके ज़ाया हो जाता है और वो कीमती पानी होता है, उसको पानी को ज़ख़ीरा अगर किया जाए, इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होगा। जो किल्लत हो रही है ना अजनास की, वो यहाँ से पूरी की जाएंगी। चले ठीक है, लिहाजा वक्त खत्म हो गया जी, पॉइंट आ गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।